हमें इस बारे में बिल्कुल साफ होना होगा कि आज़ादी शब्द से हमारा मतलब क्या है। मैं जानता हूँ कि आज़ादी के इस मुद्दे पर बेशुमार किताबें लिखी गई है। फिलॉसफी के कितने ही स्कूल इससे निकले हैं, कितने ही धार्मिक विचारों और धारणाओं को जन्म दिया है इसने, राजनीति के कितने ही रूपों को। लेकिन इस संसार में जीते हुए, जो कि एकदम विनाशकारी है, दुखों से भरा, दर्द और उलझनों से, हमारी अपनी ही समस्याओं के बोझ तले दबा, हमारी हताशाओं और निराशाओं से बेहाल, जब तक आप और मैं इंसान होने के नाते, जो कि दूसरे इंसानों से पूरी तरह जुड़े हैं, खुद यह पता नहीं लगाते कि आज़ादी क्या है, तब तक अच्छाई का फूल महक नहीं सकता। अच्छाई कोई सिर्फ भावुकता से भरा शब्द नहीं है, इसकी बड़ी अहमियत है, और बिना इसके मुझे नहीं लगता कि कर्म व्यवहार में प्रतिक्रिया से आदमी का पीछा छूट सकता है, जिसमें दुख ही दुख है, भय और निराशा है। सो मेरे ख्याल में मानव मन को यह समझना होगा कि अच्छाई क्या है, पूरी तरह से सवाल की छानबीन करनी होगी। अच्छाई शब्द तथ्य नहीं है, शब्द तो वस्तु नहीं होते, और हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम कहीं इस शब्द और इसकी परिभाषा में उलझ कर न रह जाए। इसके बजाय हमें इसे समझना होगा, इस अवस्था में होना होगा। आज़ादी के सिवा अच्छाई कहीं पनप नहीं सकती, खिल नहीं सकती। आज़ादी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यह किसी चीज से आज़ाद होना नहीं है, न ही यह किसी चीज का प्रतिरोध है, और न किसी चीज के खिलाफ बगावत ही। यह मन की अवस्था है, और मन की उस अवस्था को, जो कि आज़ादी है, समझा नहीं जा सकता अगर वहाँ स्पेस नहीं है, मन में अगर अवकाश नहीं है। आज़ादी के लिए खुला आकाश चाहिए। इस संसार में जगह कम होती जा रही है, शहरों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आबादी में होने वाले ज़बरदस्त विस्फोट के चलते हम सब के लिए खुली जगह की गुंजाइश ही नहीं बची। ज़्यादातर लोग छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, जो अनगिनत दूसरे कमरों से घिरे हैं। कहीं कोई जगह नहीं, सिवाय जब हम कहीं देहात की तरफ निकल जाते हैं, शहरों से कहीं दूर, शोर शराबे, गंदगी और धुएं से दूर। वहाँ कुछ आज़ादी है, लेकिन अंदरूनी स्पेस या भीतरी अवकाश के बगैर कोई आंतरिक आज़ादी नहीं हो सकती। फिर से याद दिला दूँ, स्पेस या अवकाश शब्द तथ्य से एकदम अलग है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप शब्द पर ही अटके न रहे, उसके विश्लेषण या उसे परिभाषित करने के ही चक्कर में न पड़े रहे। शब्द को तो आप बड़ी आसानी से डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं, और बड़े आराम से यह पता लगा सकते हैं कि स्पेस या आकाश शब्द के बारे में डिक्शनरी क्या कहती है। क्या खुद से हम पूछ सकते हैं स्पेस या अवकाश क्या है, और वही रुके रुके ही, बिना शब्द को परिभाषित करने की किसी कोशिश के, बिना किसी छानबीन के, बिना यह जानने का प्रयास किए कि वह हमें कैसा लगता है, बल्कि सिर्फ यह देखते हुए कि बिन बोले उसके क्या अर्थ होते हैं। आज़ादी और स्पेस या अवकाश साथ साथ ही चलते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए स्पेस किसी चीज़ के आसपास का खालीपन ही है, किसी कुर्सी के गिर्द, किसी इमारत या आदमी के गिर्द, या फिर मन में डोलती आकृतियों के गिर्द। मेहरबानी करके जो कहा जा रहा है उसे सुने, बिना सहमत या असहमत हुए, क्योंकि हम एक ऐसी शय के पीछे हैं जो बहुत ही सूक्ष्म है, इतनी महीन कि उसे शब्दों में ढालना मुश्किल है। लेकिन अगर हमें यह जानना है कि आज़ादी क्या है, तो हमें
इसके भीतर उतरना ही होगा। हम में से ज़्यादातर लोग किसी चीज़ की वजह से ही स्पेस या जगह को जानते हैं। एक चीज़ है जिसके चारों तरफ वह है जिसे हम स्पेस कहते हैं। वह उस दरख्त के गिर्द, उस पहाड़ के चारों ओर स्पेस है, अवकाश है। हम सिर्फ चार दीवारी के अंदर या बाहर के ही स्पेस को जानते हैं, या किसी चीज़ के इर्द गिर्द के स्पेस को। ठीक उसी तरह ही भीतर के स्पेस को भी हम सिर्फ केंद्र पर से ही जानते हैं, जो इसकी तरफ देखता है। एक केंद्र है, एक छवि। फिर से कह दूं, शब्द छवि एक यथार्थ नहीं है, और इस छवि के इर्द गिर्द स्पेस है। अब स्पेस या अवकाश को हम उस चीज़ की वजह से ही जानते हैं जो वहाँ उस जगह पर है। क्या वस्तु के बिना कोई स्पेस है, कोई अवकाश है? किसी ऐसे केंद्र के बिना जहाँ से आप एक इंसान के रूप में देखते हैं। स्पेस को हम किसी डिज़ाइन या ढांचे के रूप में ही जानते हैं। यह किसी एक ढांचे को दूसरे ढांचे से जोड़ता हुआ ही दिखता है, किसी एक केंद्र को दूसरे केंद्र से। अब अगर स्पेस किसी वस्तु से ही जुड़ा है, या मन के किसी केंद्र से जहाँ से वह देखता है, तब वह स्पेस या अवकाश सीमित है। इसलिए उस आकाश में आज़ादी नहीं हो सकती। जेल में आज़ाद होना तो कोई आज़ादी नहीं। अपने ही संबंधों की चार दीवारी में किसी एक समस्या से आज़ाद होना, यानी अपनी ही छवि के सीमित आकाश में, अपने ही विचारों, निष्कर्षों या गतिविधियों में, वह तो कोई आज़ादी नहीं। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मेहरबानी करके वक्ता के शब्दों के माध्यम से आप उस सीमित जगह को गौर से देखें, जो एक इंसान के रूप में एक दूसरे के साथ रिश्तों में आपने अपने इर्द गिर्द बनाई है। इंसान के रूप में जो दरिंदगी और तबाही भरी इस दुनिया में रहते हैं, एक विशेष समाज से जुड़े इंसान के रूप में देखे अपनी जगह को, अपने आकाश को। देखे कितना सीमित है यह। मेरा मतलब उस कमरे के साइज से नहीं जहां आप रहते हैं, भले वो छोटा हो या बड़ा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब तो उस आंतरिक स्पेस से है जिसे हम सब ने अपनी छवियों के गिर्द, अपने केंद्र के गिर्द या किसी निष्कर्ष के गिर्द बनाया है। तो जिस एकमात्र स्पेस को हम जानते हैं, वह वही स्पेस या अवकाश है जिसके केंद्र में कोई ना कोई वस्तु है। पता नहीं कि मैं अपने आप को स्पष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। मैं सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक वहाँ एक केंद्र है जिसके आसपास स्पेस है, या कोई ऐसा केंद्र जो किसी स्पेस को उजागर करता है, तब तक वहाँ कोई आज़ादी नहीं। और जब आज़ादी नहीं, तो फिर अच्छाई भी नहीं। वहाँ कोई आज़ादी फलती फूलती नहीं। अच्छाई सिर्फ तभी फल फूल सकती है जब स्पेस हो, आकाश हो। ऐसा आकाश जहाँ कोई छवि नहीं, कोई केंद्र नहीं। मैं इसे दूसरी तरह से कहता हूँ। यह तो साफ है कि आज़ादी की मांग हर स्वस्थ चित्त और ऊर्जा से भरे मन का सहज स्वभाव है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी। लेकिन इस आज़ादी शब्द को कई तरह से लिया गया है, धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक अर्थों में। भारत में इसके कुछ और अर्थ है, तो यहाँ स्विट्ज़रलैंड में कोई दूसरे। तो आइए इस सवाल की खोजबीन करते हैं कि आदमी के लिए आज़ादी का क्या मतलब है। किसी मठ में जा शामिल होना और खुद को अलग थलग कर लेना, रहमते जोगी हो जाना, या किसी हवाई किले या महल में जिए जाना, जाहिर है कि यह सब तो आज़ादी नहीं, और न ही किसी खास धर्म या विचारधारा से बंधे समूह के साथ खुद को जोड़ लेना ही कोई आज़ादी है। तो आइए
मिलकर हम इसकी खोजबीन करें कि आज़ादी क्या है और कैसे हर रिश्ते में आज़ादी हो सकती है। तो संबंधों के ताने बाने में आज़ादी को समझने के लिए हमें यह सवाल उठाना होगा कि स्पेस क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन बहुत छोटे हैं, क्षुद्र, सीमित। हम बुरी तरह संस्कारों से घिरे हैं, धर्मों के संस्कार, उस समाज के संस्कार जिसमें हम रहते हैं, टेक्नोलॉजी और पढ़ाई लिखाई के संस्कार किसी एक खास पैटर्न के मुताबिक ढलने को मजबूर किए जा रहे हैं। और हम यह देख सकते हैं कि किसी भी दायरे के भीतर कोई आज़ादी हो नहीं सकती। लेकिन आदमी को आज़ादी चाहिए, पूर्ण आज़ादी, कटी छटी आंशिक आज़ादी नहीं। दिन के 24 घंटे किसी जेल के सेल में बंद रहना और फिर कभी कभार जेल के बरामदे में टहलने के लिए चले जाना, वह कोई आज़ादी नहीं। एक इंसान होने के नाते आज के इस समाज में इसकी तमाम उलझनों, दुखों, टकरावों और यातनाओं के संग जीते हुए आदमी आज़ादी चाहता है। और आज़ादी की यह मांग एकदम उचित और स्वाभाविक है। तो समाज में रहते हुए, परिवार के साथ संबंधों में जीते हुए, अपने विचारों और संस्कारों के साथ जीते हुए आज़ाद होने का क्या मतलब है? क्या मन कभी आज़ाद हो सकता है अगर उसने अपने ही भीतर एक अनंत आकाश, कोई असीम स्पेस न पा लिया हो? कोई ऐसा आकाश नहीं जिसे आकाश के विचार ने ही खड़ा कर लिया हो, किसी छवि द्वारा खुद को केंद्र में रखकर किसी दायरे का सीमित आकाश नहीं। जाहिर है कि एक आदमी के नाते हमें आज़ादी और आकाश, स्पेस के इस रिश्ते को समझना होगा। क्या है स्पेस, आकाश? और क्या कोई स्पेस है जिसका कोई केंद्र नहीं? किसी वस्तु द्वारा अपने आसपास निर्मित स्पेस के अलावा कोई स्पेस? आप यह समझ रहे हैं ना? खुद अपने लिए यह पता लगाना कि स्पेस क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वरना तो कोई आज़ादी हो ही नहीं सकती और हम हमेशा यूं ही यातनाएं भुगतते रहेंगे, यूं ही हमेशा एक दूसरे से टकराते रहेंगे और सिर्फ समाज के खिलाफ ही बगावत का झंडा उठाते रहेंगे, जिसके कुछ मायने ही नहीं। सिर्फ सिगरेट पीना छोड़ देना या भगवान जाने क्या क्या, इन सब का कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि यह सब जेल की ही चार दीवारी के अंदर अंदर विद्रोह खड़े करने की तरकीबें हैं। अब हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी भी आज़ादी हो सकती है जो विद्रोह नहीं है। आज़ादी जो मन की ख्याली उड़ान नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। उसका पता लगाने के लिए हमें स्पेस के सवाल की गहराई से खोजबीन करनी होगी। एक छोटा सा बुर्जुआ मन, मिडिल क्लास मन या फिर एक एरिस्टोक्रेटिक मन जो कि उतना ही तुच्छ है, खुद को आज़ाद समझ सकता है, लेकिन वह आज़ाद है नहीं, क्योंकि वह अपने ही सीमित दायरे में जी रहा है। एक सीमित दायरा जिसे उसकी छवि ने ही रचा है, जिसमें रहकर वह फंक्शन करता है। क्या यह साफ है? इसलिए आज़ादी के बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती और स्पेस के बिना कोई आज़ादी संभव नहीं। स्पेस, आज़ादी और व्यवस्था तीनों साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। एक ऐसा समाज जिसका रुझान कुछ ज़्यादा ही वामपंथी है, तानाशाही के ज़रिए व्यवस्था स्थापित करने की उम्मीद करता है, किसी एक राजनीतिक पार्टी की बेलगाम सत्ता के ज़रिए। लेकिन यह व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकता, सामाजिक, आर्थिक, क्योंकि व्यवस्था के लिए आदमी के भीतर आज़ादी होनी ज़रूरी है। किसी एक ऐसे शख्स की आज़ादी नहीं जो कि अपनी
तुच्छ भद्दी निजी रूह को बचाने के लिए छटपटा रहा है, बल्कि ऐसे इंसान के रूप में जो पिछले करीब 20 लाख सालों से जी रहा है, मानव जाति के सारे विशाल अनुभवों को समेटे हुए। व्यवस्था सद्गुण है, नेकी है, और नेकी अच्छाई किसी भी ऐसे समाज में नहीं खिल सकती जो हमेशा अपने ही साथ टकराव में रहता है। आर्थिक फेरबदल हो, सामाजिक सुधार, तकनीकी तरक्की, मंगल ग्रह का सफर या ऐसा ही और कुछ भी अपने प्रभाव के दायरे के बाहर व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकता। जो चीज़ व्यवस्था लाती है वह है आज़ादी की खोजबीन, बौद्धिक खोजबीन नहीं, लेकिन अपने संस्कारों को तोड़ने के लिए सचमुच में काम करना। पूर्वाग्रहों की जंजीरों, सीमित विचारों, समाज के सारे मानसिक ढांचे को जिसका कि हम हिस्सा है, खंड खंड कर डालना। जब तक हम उस सब को तहस नहस कर उससे बाहर नहीं आ जाते, कोई आज़ादी मुमकिन नहीं। इसलिए व्यवस्था भी नहीं हो सकती। यह कुछ ऐसा है जैसे एक छोटा सा मन संसार की विशालता का, जीवन के असीम सौंदर्य का पार पाना चाहे। यह उसके बस की बात नहीं। यह कल्पनाएं संजो सकता है, कविताएं लिख सकता है, तस्वीरें बना सकता है, लेकिन हकीकत तो शब्द से अलग है, छवि से, तस्वीरों और चिन्हों से भिन्न। व्यवस्था तो सिर्फ अव्यवस्था के प्रति सजगता से ही आ सकती है। आप व्यवस्था या तरतीब निर्मित नहीं कर सकते। मेहरबानी करके इस सच्चाई को समझे। आप सिर्फ बेतरतीबी के बारे में होशमंद हो सकते हैं, सजग बाहर और भीतर। अव्यवस्थित या बेतरतीब मन की किसी व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि वह क्या है। कोई पैटर्न बनाते हुए वह उसके खिलाफ सिर्फ एक प्रतिक्रिया ही कर सकता है, जिसे वह व्यवस्था समझता है, और फिर उसी के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन मन अगर उस बेतरतीबी के प्रति होशमंद रहे जिसमें वह जीता है, जिसका मतलब है नकारात्मक के प्रति सजग होना, किसी कथित सकारात्मक को उस पर थोपना नहीं, तब वह व्यवस्था अद्भुत रूप से सृजनात्मक हो जाती है, जीवंत, गतिशील। व्यवस्था कोई पैटर्न नहीं है जिस पर बाद में आप चलते रह सके। किसी पैटर्न के हिसाब से चलने के लिए जिसे आपने ही बनाया है, रोज रोज उसका अभ्यास करना, यह अव्यवस्था है। प्रयास जनित बेतरतीबी, टकरावों, लालसाओं, ईर्ष्या और लोभ की अव्यवस्था, तुच्छ निकट इंसानों की अव्यवस्था जिन्होंने इस समाज को बनाया है और जो खुद उससे संस्कारित होकर रह गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोई इस बेतरतीबी के बारे में सजग हो सकता है बिना किसी निष्कर्ष के? सिर्फ सजग रहना, होशमंद रहना उसके प्रति, बिना यह कहे कि यह अव्यवस्था है और वह व्यवस्था। क्या कोई बिना किसी पसंद नापसंद के अव्यवस्था के प्रति सजग हो सकता है? इसके लिए एक गजब की सूझबूझ चाहिए, अद्भुत संवेदनशीलता, और उसी चुनाव रहित सजगता में ही एक अनुशासन भी है, जो लकीर का फकीर होना नहीं, किसी के मुताबिक ढल जाना नहीं। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल रहा हूँ आप पर? क्या मैं एक ही थैले में एक साथ कितने सारे विचारों को ठूस कर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ? आप जानते हैं कि अनुशासन ज़्यादातर लोगों के लिए, चाहे हम उसे पसंद करें या न करें, उसका अभ्यास करें या न करें, भले उन्हें उसके बारे में पता हो या न हो, बस लकीर पीटना ही है। दुनिया भर में सभी सिपाही, वे बेचारे दयनीय इंसान, चाहे वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, वो किसी न किसी पैटर्न के हिसाब से चलने के लिए ही बने हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उनसे हर हाल में उम्मीद की जाती है। हालांकि हम सब तो सिपाही नहीं हैं,
लेकिन हमें भी उसी तरह सिखाया जाता है, दूसरों को तबाह करना और खुद को बचाना। अनुशासन तो कमोबेश हम पर थोपा ही जाता है, माहौल के द्वारा, समाज, परिवार या दफ्तर के द्वारा, या फिर रोज़मर्रा के जीवन के दबाव में हम खुद को अनुशासित करते हैं। जब हम अनुशासन के सारे ताने बाने और उसके अर्थों की छानबीन करते हैं, चाहे वह अनुशासन थोपा गया हो या अपने मर्जी से धारण किया हुआ, तो यह साफ दिखाई पड़ता है कि यह बाहरी और भीतरी तौर पर किसी पैटर्न के मुताबिक ढलने का, किसी याद या अनुभव के अनुसार चलने का ही नाम है। तो हम अनुशासन के खिलाफ बगावत कर देते हैं। हर इंसानी मन भद्दे किस्म के उस पिछलग्गूपन के खिलाफ बगावत करता ही करता है, चाहे उसे तानाशाहों ने खड़ा किया हो, पादरियों, संतों, देवी देवताओं या किसी ने भी खड़ा किया हो। लेकिन फिर भी यह लगता है कि जिंदगी में एक अनुशासन की ज़रूरत तो है। एक ऐसा अनुशासन जो सिर्फ लकीर पीटना ही न हो, किसी ढांचे के मुताबिक ढलने का ही नाम न हो, जो किसी डर पर या ऐसी ही किसी चीज़ पर टिका हुआ न हो। क्योंकि अगर बिल्कुल ही कोई अनुशासन नहीं होगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें यह पता लगाना होगा कि क्या ऐसा भी कोई अनुशासन है जो सिर्फ किसी के मुताबिक ढलना या किसी के पीछे चलना नहीं, क्योंकि इस तरह का पिछलग्गूपन तो आज़ादी को बर्बाद कर देता है। यह आज़ादी को पनपने ही नहीं देता। दुनिया भर के संगठित धर्मों को देख लीजिए, राजनीतिक पार्टियों को, यह तो एकदम साफ है कि किसी के मुताबिक ढलने की आदत आज़ादी को तबाह कर देती है। इस पर समय गंवाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। या तो आप इसे देखते हैं या फिर नहीं देखते, यह तो आप पर है। अनुकूलता, अनुकरण या किसी पैटर्न के मुताबिक ढलने का अनुशासन जो समाज के डर से ही आया है और समाज के मानसिक ढांचे का ही हिस्सा है, ऐसा अनुशासन अनैतिक है और अव्यवस्था फैलाने वाला है और हम उसमें फंसे हुए हैं। तो सवाल अब यह है कि क्या मन किसी ऐसे अनुशासन का पता लगा सकता है जो कि कंट्रोल करने का, पीछे चलने का या किसी खास शक्ल में ढलने का ही सिलसिला न हो। उसका पता लगाने के लिए हमें इस गैर मामूली बेतरतीबी, दुखों और उलझनों के बारे में जगना होगा जिनमें घिरे हम जी रहे हैं। और इस सब कुछ के बारे में जागरूक होने का मतलब है पूरी तरह से जाग जाना, टुकड़ों में नहीं, यानी बिना किसी हाँ न के, बिना पसंद नापसंद के बीच चुनाव के सजग होना। वह खुद अपने आप में ही अनुशासन है।